सुबह खैर, खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जनाब जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और खुशियां भी बांट रहे होंगे अपने इर्द गिर्द। और इंसान दरअसल अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात का अक्स होता है और वो दुनिया को भी उसी तरह देखता है जो उसके अंदर बसी हुई चीज़ होती है। हाँ, हम ज़बान से उन एहसासात का इजहार तो नहीं कर पाते, हमारी आदत, हमारे तौर तरीके किसी न किसी अंदाज में उन कैफियत का इजहार कर ही देते हैं। तो ज़िंदगी एक झील की मानंद होती है जिसकी छींटें हम दूसरों की ज़िंदगियों में फेंकते रहते हैं, जिससे दूसरों की ज़िंदगी में या तो खुशियाँ पैदा होती हैं या फिर नफ़रत, गुस्सा और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी हसीन बने। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो है कि हेपेटाइटिस और इसकी वजूहात, हेपेटाइटिस की तशखीस और इसके इलाज को और ख़ात्मे से मुतालिक आगाही फराहम करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मुआशरे में एक शऊर पैदा हो और उसके बाइस बनने वाली जो वजूहात हैं उसका तदारुक भी किया जा सके। हेपेटाइटिस दुनिया भर में बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सालाना 5 लाख अमवात का सिरा कहीं ना कहीं जाकर हेपेटाइटिस से ज़रूर मिलता है। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी और 50 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार है। इस मरज के फैलाव की रफ्तार हैरान कुन है, यानी मुल्क भर में हर साल 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है इस मर्ज में। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में इस मर्ज का दूसरा बड़ा शिकार पाकिस्तान है। हेपेटाइटिस का मर्ज है क्या, इसकी वजूहात क्या है और इससे कैसे बचाव मुमकिन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल पंजाब के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि ये मर्ज है क्या और इसको किस तरह डायग्नोज किया जाता है, वजूहात क्या है इसकी? सबसे पहले तो मैं जागो लाहौर आपके प्रोग्राम का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस अहम दिन के ऊपर मुझे इस पे बात करने का मौका फराहम किया। आपने अपने इंट्रो में बड़े अच्छे से इस मर्ज की जो अहमियत है जी जी, या इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से जो है वो अपना इजहार किया है और उसमें कोई दो राय है नहीं। मैं अगर ये कहूँ कि हमारे पास इस वक्त 8.9% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं, ठीक है, और तकरीबन 2% लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी में मुब्तला हैं। ओके, अच्छा, हेपेटाइटिस बड़ी सीधी सी बात है, ये जिगर की सोजिश का नाम है। अच्छा, लेकिन इसको उर्फ़े आम में यरकान कहा जाता है, ठीक है, और यरकान जो है वो 2 किस्म का होता है। चूंकि बड़ी सादा लफ्ज़ में बात करनी पड़ेगी कि हमारे लोगों तक, हमारे अवाम तक ये बात पहुँचे। एक पीला यरकान या सादा यरकान कहलाता है, जी जी, और दूसरा काला यरकान या ज़्यादा ख़तरनाक वाला पेचीदा यरकान कहलाता है, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस का जो सादा यरकान है वो आम वायरस की वजह से होता है और वो हेपेटाइटिस ए और ई कहलाता है। हेपेटाइटिस की मैं अक्सर बात करता हूँ 5 ही अक़साम है और सीधी सीधी है A B C D E, ठीक है। तो पहले वाला ए और ई जो आखिरी वाला है ये सादा यरकान या पीला यरकान का सबब इतना खतरनाक नहीं है, बिल्कुल, ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, ठीक है, और वाटर बॉर्न है। दूसरा ये है कि ये आलूदा पानी या गिजा की आलूदगी की वजह से, खाने पीने की आगे, और इसका बड़ा सिंपल हल है और वो हाथों की सफाई जो कि हम कोविड के लिए भी करते हैं, सैनिटाइजेशन, और पानी साफ पीने का रवाज, ये चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हम काफी हद तक इससे बच जाते हैं। अब आते हैं हम काले यरकान की तरफ, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी, क्रोनिक हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, और ये हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है। अच्छा। ब्लड बॉर्न डिजीज़ का ये मतलब है कि ये पानी या खुराक या दूसरे मुआशरती रवैयों की वजह से नहीं फैलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ ये वहाँ जाके फैलेगी जहाँ किसी एक बीमार शख्स का खून किसी सेहतमंद इंसान के खून के साथ जा मिला, और वो माइक्रो डॉट होता है, वो कोई ये नहीं कि हमने कोई भर भर के कप पिलाने हैं, दैट्स नॉट द थिंग। वो एक नीडल है
वो एक कोई इंतकाले खून है, ठीक है, वो एक बार्बर शॉप का मामला है, वो एक हेयर ड्रेसर का मामला है, ब्यूटी पार्लर का मामला है, सैलून का मामला है, पेरिसिंग ऑफ ईयर नोज का मामला है, और ऐसे बहुत से डेंटल ट्रीटमेंट्स, ऐसे बहुत से गली मोहल्लों में होने वाले प्रोसीजर्स जहां वो कोई ऐसे आलात, ऐसे औजार इस्तेमाल करते हैं कि जो खुदा न खास्ता साफ नहीं होते, ठीक है, जो एक से दूसरे पर इस्तेमाल हो जाते हैं। इवन वो एक ब्लेड, वो शेविंग रेजर जो घर में भी अगर पड़ा हुआ है, घर का एक फर्द अगर उसके शेव करता है तो दूसरे को हरगिज उसको उससे हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसी तरह वो ब्रश जो बालों में लगता है वो भी किसी क्रैक स्क्रैच आ जाए सर पे, वहां से दूसरे के स्क्रैच में ले जाएगा। और इसी तरह दांत के ऊपर मसूड़े से एक माइक्रोडॉट लगा टूथब्रश पे, वो हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन आई कैन नॉट सी दैट, वो अब दूसरे तक चला जाएगा, दूसरे के। तो ये वो चीजें हैं जो हमें पता है बड़े अच्छे से कि हिफ्ज़ाने सेहत के वही बुनियादी असूल जो पता नहीं सदियों से हम पढ़ते भी आ रहे हैं, बताते भी आ रहे हैं, वही हम शायद भूल जाते हैं। हमें वही भूला हुआ सबक दोबारा से याद करने की जरूरत है, और ये एहतियातें तो क्या आपको लगता है इसी वजह से हम ये जो दूसरा बड़ा मतलब कहा जाता है मुल्क के यहाँ पर हेपेटाइटिस के बहुत ज्यादा केसेस इसी वजह से रिपोर्ट हो रहे हैं? इसकी फैलने की वजूहात पर जब तक हम काबू नहीं पाएंगे तो ये तो आगे चीज बढ़ती रहेगी। और हम जो दूसरे नंबर पे अगर आ गए हैं, बल्कि मुझे तो आप कहने दीजिए कि मिस्र था पहले नंबर पे। मिस्र ने एक प्रेसिडेंशियल ड्राइव के साथ बहुत बड़ा हेपेटाइटिस का एक यूनिवर्सलाइज्ड कंट्री वाइड प्रोग्राम चलाया। ठीक है। अब वो पहले नंबर से दूसरे नंबर पे आने वाले हैं और हम पहले नंबर पे जाने वाले। मिस्र ने कर दिखाया। ठीक है, हम कर सकते हैं, और इसके तमाम जराए, तमाम टेक्नोलॉजीज वो हमें दस्तयाब हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो रवैये हमारे हैं, जहां हम मतलब छोटे छोटे जरा से मफादात की खातर एक कोई सिरिंज अगर लगा रहा है किसी को इंजेक्शन, तो उसका खुद फर्ज बनता है कि वो उसको दूसरे पे इस्तेमाल ना करे। सिर्फ उस चंद रुपयों की खातिर वो उसी सिरिंज को दूसरों पे इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए, और हमें खुद भी अवाम नास को ये शऊर देना है कि वो जब भी कभी ऐसे मौके आए जब कोई इंजेक्शन लगवाना पड़े तो वो इसरार करें कि जी वो नई सिरिंज के साथ ठीक है। अव्वल तो हम एज हेल्थ प्रोफेशनल्स खासतौर पे ये कहते हैं कि ये जो बिला वजह की टीका प्रैक्टिस है ना, इसको रोका जाए। इसके क्या मेडिसिन अब इतनी आप खाने वाली अद्वियात इतनी अच्छी आ चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट में हर चीज के लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं एथलेटिक्स के अंदर, बाकी मतलब हमारे देहातों के अंदर वो पावर इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या, और इस तरह लोगों को वो इंजेक्शंस को एक्सपोज किया जाता है। और मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त हमारा हर पाकिस्तानी एवरेजली एनुअली 13 इंजेक्शन पर कैपिटा लगवा रहा है। अच्छा। और उसमें से 95% अननेसेसरी होते हैं। दुनिया कहती है, स्टडीज कहती हैं कि 95% जो हमें इंजेक्शन लग जाते हैं 95% की जरूरत नहीं होती। और इस तरह से वो अनसेफ इंजेक्शन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी वजूहात हैं। और अब आ जाते हैं हम वजूहात के बाद इसका देखें, हेपेटाइटिस ए और ई की जब बात करते हैं पीला यरकान, तो आंखें पीली होती हैं, बोल के बता देता है कि यरकान हो गया, और हमें सबको नजर आता है। और वो लेकिन इसमें जो सबसे फिक्र वाली बात यह है कि बी और सी की कोई अलामत नहीं है। इट इज कॉल्ड द साइलेंट किलर। ठीक है। खामोश कत्ल इसलिए कहते हैं कि जिस तरह के अवामिल से ये लगा, मुझे नहीं खबर, किसी को नहीं खबर कि कैसे आया, और सालों साल ये बैठा हुआ जिगर को चाटता रहता है, और उस वक्त बात सामने आती है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। हमें पता नहीं होता कि अब कितना नुकसान हो चुका है, और नुकसान किस सूरत में होता है, या तो जिगर का कैंसर हो गया, या जिगर फेल हो गया, पेट में पानी भरा, खून की उल्टी आई, और पता नहीं क्या हालात। तो क्या सर उससे पहले कोई सिम्टम्स नहीं आते। और इसके लिए हम फिर वही बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी इसीलिए खतरनाक है कि इसकी कोई अलामत नहीं होती। देखिए यरकान जिगर है ना, जिगर मुतासर होता है तो जिगर की सबसे पहली अलामत जो हेल्थ के हवाले से सामने आती है वो ये यरकान होता है। अच्छा, उस हेपेटाइटिस ए में भूख कम हो जाती है, उसमें उल्टियां भी आ जाती हैं, बुखार भी हो जाता है, पेट का दर्द भी हो जाता है, और वो सारी चीजें सामने, इसमें तो नहीं होती। बिल्कुल ये तो बताता ही नहीं है। और ये तो उस वक्त जाके बताता है जब कोई मामला माँ अस्पताल में जाती है बच्चे की पैदाइश के लिए, तो उसके टेस्ट हो जाते हैं, तो उसे पता चल जाता है। जब हम किसी इलाज मुआवजा के लिए किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे रूटीन के टेस्टों में ये टेस्ट हो जाता है, तो पता चलता है। लेकिन अभी तक 80% लोग एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि
हमें हेपेटाइटिस बी और सी है। तो क्या सर ये बी और सी जो हेपेटाइटिस है ये काबिल इलाज है? ये बहुत अहम बात है। आपके प्रोग्राम के तो से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये काबिल इलाज है। और बल्कि एक बहुत अच्छी बात जो अभी मैं अपने बता रहा था कि 8.9% पे तो पंजाब पड़ा है हेपेटाइटिस सी के हवाले से, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है वो सिर्फ 2% है। अच्छा, उसकी क्या वजह? बी की हमारे पास वैक्सीन है। आज आपको देखो कि कोविड पैंडेमिक आई तो सारी दुनिया पहले तो जिन जिन मराहिल से गुजरी, लेकिन उसके बाद आखिर आके वो नतीजा किस पे आके निकला? वैक्सीन पे निकला। अब यही कहा जा रहा है ना कि भाई वैक्सीन लगा लो तो सारे काम हो जाएंगे। तो वैक्सीन बचाती है। हिफाजती टीका इसका बी का मौजूद है। और उसका ये भी है कि हमारे जो हिफाजती टीकों का निज़ाम है बच्चों के लिए, EPI का, उसके अंदर 3 इंजेक्शन बच्चों के लिए रूटीन में लगते हैं, 1.5 महीने की उम्र पे, 2.5 महीने की उम्र पे और 3.5 महीने की उम्र पे। उससे ये बच्चे जो है, हमारी एक नस्ल जो है कम से कम हेपेटाइटिस बी से तो महफूज होती है। और यही वैक्सीन हमने अडल्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको रवाज दिया है। ये मौजूद है आपके पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में। इस वक्त ये वैक्सीनेशन हमारे क्लिनिक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। और हम मुख्तलिफ कैंपों में हमने प्रेस क्लब के भी कैंप किए, बाकी जगहों वहाँ भी जाके हमने तमाम लोगों को ये वैक्सीन जो है वो फराहम की। वैक्सीन लगा के बी से तो बचा जा सकता है, लेकिन बी उतना ही खतरनाक भी है। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो बी ज्यादा जल्दी जिगर का कैंसर और जिगर की फेलियर का बायस बनता है। लेकिन दोनों का इलाज मौजूद है। एक तो मैंने कहा कि वैक्सीन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है तो उसे वैक्सीन के जरिए क्यों ना बचाया जाए। और अगर खुदा ना खास्ता इन तमाम बातों के बावजूद किसी को हेपेटाइटिस बी निकल आता है, किसी को हेपेटाइटिस सी कन्फर्म हो जाता है, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। और मरीज जो हैं हेपेटाइटिस सी के तो बड़ा आसान इलाज है। 3 महीने के इलाज के बाद 98% मरीज ऐसे हो जाते हैं मुनीबा जैसे उनको कभी हेपेटाइटिस सी हुआ ही ना। 3 महीने के। लेकिन बी जो है उसका ये है कि उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब आपका मॉडल सूबा है जिसने पाकिस्तान में 2016 से वो इक़दाम किए हैं कि इसने ये अपना अद्वियात लोगों की पहुंच में उनके घर की तहलीज तक मुफ्त पहुंचाई हैं। अब ये पंजाब भर में हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, उसकी स्क्रीनिंग के टेस्ट, बी की वैक्सीनेशन और PCR का टेस्ट और उसके बाद इनकी अद्वियात की फराहमी, ये जो है हुकूमत पंजाब मुफ्त उसका बंदोबस्त करके दे रही है। और ये सारे इक़दामात उठाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन इनके बारे में शाऊर नहीं है हमारे माशरे में, लोगों में। की ये बात है कि लोगों को वो जो मैंने कहा कि 80% लोगों को पता ही नहीं। हम बुनियादी बात ये कहते हैं, मैं पहले भी प्रोग्रामों में यही कहता हूं कि अगर एक 3 लफ्ज़ी बात की जाए ना, तो मैं कहता हूं हर बंदे के लिए ये पैगाम दें कि गेट टेस्टेड। कि भाई आपको नहीं पता, हम सारे लोग बैठे हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर वो सेल्स मौजूद हैं। अगर कोई कहे भी कि मैंने 6 महीने पहले, साल पहले करवाया था तो ठीक था मैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा अमल तो नहीं हुआ। मैं किसी डेंटिस्ट के पास तो नहीं गया, मुझे किसी हॉस्पिटल में तो नहीं जाना पड़ा, मुझे कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाना पड़ा। अलग से भी टेस्ट हम करवा सकते हैं? इसका तो आराम से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो प्रोग्राम मुफ्त कर रहे हैं हम, कैंपों के जरिए भी कर रहे हैं और अपने क्लिनिकों के ऊपर भी कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहला टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कितनी देर बाद करा लेना चाहिए। वो हम अब कहते हैं कि जिसका कभी नहीं हुआ उसको तो फौरन करवाना चाहिए, और जो पहले करवा चुका उसको साल के बाद जरूर अपना जायजा कराना चाहिए। और दूसरा जो हमारे सर देख रहे हैं और उनको मतलब ये बीमारी लाहक हो चुकी है और वो जानते हैं कि वो इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो क्या वो अभी कोविड की सिचुएशन में कोविड वैक्सीन करवा सकते हैं या उन्हें अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए? देन बिल्कुल इसमें आपको मैं एक फिलॉसफी ये बताऊं कि कोविड भी एक वायरस है जी, और हेपेटाइटिस भी एक वायरस है। अच्छा, एक वायरस तो हमें खौफ में मुब्तला करके बैठा है, तो अगर उसका भाई भी उसका साथ देने के लिए हमारे अंदर आ जाए तो फिर तो हम गए ना। वो तो खतरनाक सिचुएशन फिर तो हम गए ना। बिल्कुल। तो उसको तो आने से रोको। तो इस बार बड़ा फलसफा सीधा सा है कि हेपेटाइटिस जो है वो कोविड की वैक्सीन को नहीं रोकती। हेपेटाइटिस का अगर पेशेंट है तो उसको कोविड की वैक्सीन लाजमी हो जानी चाहिए कि अगर हेपेटाइटिस वाले को कोविड हुआ तो पहले से वो एक वायरस से लड़ रहा है, एक दूसरा वायरस भी उसका साथ देने के लिए आ जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। और यही बात HIV एड्स वगैरह के जो मरीज हैं उनको भी कोविड की वैक्सीन करवानी। वैक्सीनेशन
जरूर करवानी चाहिए। और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो जाहिर है जब वैक्सीनेशन बंदा करवाने जाता है तो उसके एक पैरामीटर्स वो सारा मेडिकल प्रोफेशनल्स देख लेते हैं, देखने के बाद वो करते हैं। लेकिन हमारी हेल्थ प्रोफेशनल की बड़ी क्लियर इसके ऊपर वो ओपिनियन है कि वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। दूसरा सर, जैसे हम हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं तो आपने बोला वो 3 महीने बाद जो उसका कोर्स होता है और उसके बाद हमने देखा है कि उसके जो सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत आसान है। हम शुरू करने से पहले पीसीआर का टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो कंफर्म कर देता है कि इस बंदे के अंदर हेपेटाइटिस सी है। ओके। वो हम सीधा लफ्ज बोलते हैं डिटेक्टेड, ठीक है। डिटेक्टेड है तो हेपेटाइटिस सी है। 3 महीने की दवाई पे डालेंगे, जब दवा खत्म होगी तो उसके बाद हम उसका एक फॉलो अप पीसीआर का टेस्ट करते हैं। लेकिन वो 3 महीने इलाज के मुकम्मल होने के बाद 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, यानी 6 महीने बाद पहले टेस्ट के 6 महीने बाद वो टेस्ट जब होता है और अगर उसमें नॉट डिटेक्टेड होगा तो हम उसको सर्टिफिकेट ऑफ क्योर जो है वो क्या उसके बाद उसको कभी नहीं होगा या हो सकता है? ये फिर दोबारा अगर एक्सपोजर किसी तरह का होता है, री इन्फेक्शन को अभी भी जो है वो मना नहीं, मतलब रोका नहीं जा सकता। क्यों? इलाज तो हुआ, उस एग्जिस्टिंग वायरस को हमने किल कर दिया, अद्वियात ने उस इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। ये उसी तरह की बात है कि हमें एक दफा टाइफाइड हुआ, फिर कभी दोबारा भी हुआ, एक दफा फ्लू हुआ, फिर दोबारा भी हुआ, तो ये चीजें उस वक्त की अद्वियात उस वक्त की इन्फेक्शन को खत्म करती हैं, लेकिन वो लाइफ लाइन प्रोटेक्शन तो नहीं देती ना। वो वैक्सीन तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हेपेटाइटिस सी की कोई मुनीबा वैक्सीन तो नहीं है जिसने हमारे जिस्म में एंटीबॉडी तो नहीं बना देना। ऐसी है। दूसरा सर, सोशल मीडिया पे ये चीज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि जो कोविड की वैक्सीन के बाद हेपेटाइटिस के जो सेल्स हैं वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाते हैं। इसमें कोई सदाकत है? ये उसी तरह की बहुत सारी र्यूमर्स का एक र्यूमर्स फैक्ट्रीज जो लगी हुई हैं, ये उसी तरह की एक र्यूमर है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब मैं उन र्यूमर्स पे नहीं जाता, अगर हम गिनने लगे तो सोशल मीडिया के र्यूमर्स पे शाम हो जाएगी हमें, तो र्यूमर्स पे नहीं जाते। साइंटिफिक और लॉजिकल जो इस्तदलाल है उसी को लेके रखना होता है। कोविड की वैक्सीन अगर किसी के हेल्दी सेल्स को मार देती हो और अंदर पड़े हुए जरासीम को जगा देती हो तो ये वैक्सीन काहे किया करिए, ये हमें बचा के कहां से? ऐसा नहीं है। जो इस तरह की वैक्सीन जो भी होती हैं वो पूरे एक साइंटिफिक ट्रायल्स के बाद गुजर के यहाँ तक आती हैं, फिर किसी इंसानी जिस्म में उनको लगाने के काबिल बनाया जाता है। तो ये एक बहुत क्रूअल कमेंट है जिसकी तरफ से भी आता है ना, तो हम उससे माजरत चाहते हैं कि ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के अंदर खौफ नहीं मुब्तला करना चाहिए। पहले ही बेचारे एग्जैक्टली पहले कोविड की वजह से बहुत टेंशन में स्ट्रेस, और इस वक्त लोगों के साइकोलॉजिकल मतलब मेकअप का आलम क्या हो चुका है, बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी हम बात नहीं करते। इसके अंदर तो कम से कम जो है ना उनको जीने देना, लोगों को अपनी जो रास्ते बन रहे हैं उनकी तरफ बढ़ने दें। दूसरा सर, जिन लोगों को जॉइंटिस होता है उनको कितनी जरूरत होती है एहतियात करने की ठीक होने के बाद? बिल्कुल, देखें जो जॉन्डिस है, पहले भी मैंने जो बात की वो हेपेटाइटिस ए और ई है, और ये आलूदा पानी के जरिए फैलता है, और खुराक ठीक नहीं है, जो हाथों की सफाई ठीक उससे फैलता है। तो अगर उसको एक दफा जॉन्डिस हुआ है, और यूजुअली हेपेटाइटिस ए जब एक दफा किसी को हो जाता है तो इस बीमारी के अंदर, इस वायरस के अंदर एक खासियत है कि ये अपने खिलाफ वहां पे एंटीबॉडी वैक्सीन की तरह पैदा कर देता है। अच्छा। तो एक बंदे को हेपेटाइटिस ए अगर होता है तो यूजुअली मेडिकल प्रोफेशनल ये कहते हैं, और ये स्टडीज भी कहते हैं कि उसको दोबारा जिंदगी में हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। लेकिन फिर भी वायरस अपनी बहुत सी शक्लें बनाता है, और वो अगर दूसरी किसी शक्ल में ए की चीज आती है तो फिर इसका ये मतलब है अगर वो दोबारा खुराक में शामिल होगा, दोबारा पानी साफ नहीं होगा, तो वहां से फिर दोबारा, तो क्या है एहतियात वही है जो बचाव के लिए एहतियात है, वो बीमारी के बाद बीमारी से बचने के लिए भी वही एहतियात है कि अपने हाथों की सफाई, जो कि कोविड ने तरबियत की है हमारी, अगर हम उस पर अमल करते रहें। पानी साफ पीना, बेशक उबाल के ही पी लें, तो और अपनी जो चलते फिरते रास्ते के कटे फटे फल और ये चीजें जो आलूदा खुराक जिसको आप कहते हैं उससे बचे बस। और आजकल के मौसम में भी जो बरसात का मौसम है, इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। सिंपली एक बात होती है, जरासीम की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वो हर जगह फैले होते हैं। तो हम जरासीम की पॉपुलेशन बड़ी हो या ना बड़ी हो, हमारी एहतियातों का दामन हमें नहीं छोड़ना, वो तो रहेगा हमारे साथ, रहेगा तो हम बचेंगे, वरना तो नहीं बचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, जो लोग
बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए क्या एहतियात है, वो किस तरह की खुराक खाएं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो जिनसे वो तवाना रह सकें? एज ए डॉक्टर जब मुझसे कोई पूछता है ना कि जी हेपेटाइटिस मरीज की एहतियात क्या है, मैं कहता हूँ भाई वो दवाई खाए। अच्छा, दवाई नहीं छोड़ दवाई नहीं छोड़नी भाई। अगर वो कहता है कि हेपेटाइटिस के मरीज का इलाज, मैं कहता हूँ अगर नहीं करवाया तो फौरन करवाए। देखिए उसको मेडिसिन बिला नागा लेनी है जिस ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर ने बताया, और बी की तो मैंने आपको बताया ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। अगर इलाज जरूर मौजूद है, हम उसका वायरल लोड इतना नीचे ले आते हैं कि वो सेहतमंद जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो वायरस बी का पीछा नहीं छोड़ता। हमें जिंदगी भर एक टैबलेट उसको डेली देनी पड़ती है। और ये देख लें कि अगर हुकूमत वक्त किसी एक मरीज को साथ मिला के जिंदगी भर के लिए डेली की एक दवा दे रही है तो वो तो अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब जो बीमार लोग हैं उनको अब अपनी हिम्मत करके इससे फायदा उठाना, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत जरूरी है। हम कहते हैं एहतियात इसमें गिजा की कोई नहीं, कोई वो गरम गिजाएं नहीं होती, कोई वो तेज खराब कर, बस ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और मेडिसिन। और ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है इस दफा का, हमने पिछली दफा जो था वो था कि हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, कि हमारे बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाना। तो आपके प्रोग्राम ने और पंजाब गवर्नमेंट ने 28 लाख बच्चों को बचाने की वैक्सीन की डोजेज खरीदी पिछले साल, और अब वो लग रही हैं पंजाब भर में, तो हमने उस पर अमल किया। बिल्कुल ऐसे ही, और हम ऐसे ही करते रहेंगे और लोगों तक यही पहुंचाते रहेंगे इन्फॉर्मेशन जो उन तक नहीं पहुंचती है। डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम मैनेजर हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। हेपेटाइटिस के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन आज मिल गई है, और इसी वाले से आपने एहतियात भी करनी है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया तरक्की करती जा रही है, नए नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ ऐप्स भी हमारे सामने आती जा रही है। और उनमें से कुछ ऐप्स या टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि देखकर अकल दंग रह जाती है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं किसी टेक्नोलॉजी का मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल करने वाले यानी हैकर्स भी सब कुछ अपने काबू में करने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि कुछ भी उन हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं रहा। अब तो आजकल मुख्तलिफ किस्म के पैगामात भेजने का सिलसिला भी जारी है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी वो ज़रूर आए होंगे, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ जिनको वो स्पैम्स या कह लें कि वो पैगामात आए हैं जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर इनामात का लालच भी दिया गया है और स्पैम मैसेजेस भी भेजे जाते हैं, जिसको खोलते ही आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पीटीए की जानिब से भी इस किस्म के पैगामात के हवाले से खबरदार किया गया है। इस किस्म के मैसेजेस कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, सार्फिन ऐसे फ्रॉड्स या हैकिंग से कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिम सिद्दीक हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं। आसिम, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक, थैंक यू सो मच। आसिम, आप तो नहीं स्पैम मैसेजेस के शिकार हुए या आपको भी आए? जी मुझे भी आए थे। अच्छा। बट मैंने अपनी एक प्रिवेंशन जो थी वो पहले से की हुई थी। मुझे पता था कि ये किस लिए आए हैं, इनके लिंक किस लिए हैं, तो मैंने उनको ओपन नहीं किया। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा आसिम सिलसिला जो है ये स्पैम मैसेजेस का हम देख रहे हैं कि दौड़ चुका है। मतलब कुछ दिन पहले की बात है, और कल जो है वो पीटीए ने भी और जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े उन्होंने भी वजाहत दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मामला जूं का तूं बरकरार है। क्या वजह है इसकी, लोग क्यों ये इसमें करते जा रहे हैं स्पैम? ये बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फिनोमेना है। पाकिस्तान में भी तो अभी आया है क्योंकि हमारे पास अभी आपके पास 4G 3G आया रिसेंटली, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जिस तरह अभी मेट्रो का आया तो बाहर वॉलमार्ट डिफरेंट कंपनीज के नाम से आते रहते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू हैक योर फोन। अच्छा। आपके फोन को हैक करने के लिए ना तो कोई USB लगानी पड़ती है ना कोई वायर, आपको जस्ट एक लिंक पे क्लिक करना होता है और एक मालवेयर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जो आपको ना पता चलता है ना कुछ, वो बैकएंड के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन फेच करके जिस बंदे ने वो भेजा होता है उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। अब वो इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल भी हो सकती है, आपकी अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती है, एनीथिंग जो आपके फोन में है वो उससे हैक हो जाती है। ठीक है। अभी रिसेंटली ये वाला जो आया लिंक जो चला ये सारा, अगर आप उस लिंक को देखें तो मैं बड़ी हैरत हुई कि हमारी वाम अभी तक कितनी इलिटरेट है।
उस लिंक के ऊपर कहीं पे भी मेट्रो का जिक्र नहीं था, वो जो यूआरएल था वो एक एनोनिमस सा लिंक बनाया हुआ था उन्होंने। जब वो पेज भी खुल जाता है तो उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो वो फेसबुक के उन्होंने डमी कमेंट्स डाले हुए थे ताकि लोग और ज़्यादा इसके अंदर आए और उसको और ज़्यादा ओरिजिनल समझे। हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अब हमारी जो आवाम है मिच्योर हो चुकी हुई है। अब जब भी हम कोई डिजिटल प्रैक्टिस करें तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम अगले को क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है। कभी भी कोई भी बड़ा ब्रांड इस तरह से अपनी कैंपेन्स रन नहीं करता। वो जब भी कैंपेन रन करेंगे वो अपने ऑफिशियल आईडी, ऑफिशियल नंबर उसके थ्रू आपको अप्रोच करेंगे। और व्हाट्सएप के थ्रू यूआरएल कभी भी किसी ब्रांड ने नहीं किए जाए। हमेशा उनका एक प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज आता है। जी, टेक्स्ट मैसेज आता है, फिर एक वेबसाइट के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके थ्रू बहुत सारे लोग मिस यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में इनिशियली ये काम स्टार्ट हुआ था बेनजीर इनकम स्पॉट से, फिर उसके बाद ये और डिफरेंट स्टेजेस में आता गया। डे बाय डे बजाय इसके कि हमारी आवाम मिच्योर हो, इनको काउंटर करे, वो बेचारे और फंसते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा इशू है और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आप अवाम को एजुकेट ही नहीं कर रहे कि आपने फोन को यूज कैसे करना। लेकिन आसिम, जो एजुकेटेड अवाम है वही तो इस चीज को लेकर चल रही है ना जी। स्पैम भी तो वही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको एक बताऊं, एजुकेशन हर एक चीज के लिए एक डिफरेंट एजुकेशन होती है। अब फोन आप यूज करते हैं तो आपको पहले बताना चाहिए बच्चों को कि बेटा आपने क्या क्या चीज क्या क्या लिमिटेशंस है। देयर आर डिफरेंट एप्स, इवन यूट्यूब है तो यूट्यूब फॉर किड्स अलग है, बड़ों के लिए अलग है। इसी तरह हर एक चीज की एक लिमिटेशन है। हमें कुछ खुद से करने की जरूरत नहीं है, बाहर के कंट्रीज में ये ऑलरेडी सेटअप है। हमारे पास लॉ है पनिशमेंट के लिए, सारा कुछ है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अगर हमारे साथ कोई इस तरह का वाकया हो जाता है जिसमें आपकी पिक्चर्स रिलीज हो जाती हैं, जिसमें आपका कोई डाटा लीक हो जाता है, ऐसे ही एग्जैक्टली बेतहाशा इस तरह के वाकया देखते हैं। दूसरा आपने कहा आसिम कि हमारे फोन तो हैक हो जाते हैं, कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इन स्पैम मैसेजेस की वजह से हैक्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसमें बड़ी सिंपल सी एक बात है, अगर आपने वो लिंक ओपन करेंगे तो वो ब्राउजर पे ओपन होता है। आपका जो फायरफॉक्स या क्रोम या जो भी आपके मोबाइल का ब्राउजर है, जैसे ही आप उस ब्राउजर के अंदर उसको ओपन करेंगे, उस ब्राउजर की कुकीज के अंदर, उस कैशे के अंदर जो जो डाटा सेव है वो वहां से वो फेच कर सकता है। अगर आपने फेसबुक ब्राउजर से खोली है वो वहां से ओपन कर लेगा। अच्छा, अब इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती है, मैं डराना नहीं चाह रहा आपको, बट इन शॉर्ट ये बता दूं कि ये बड़ा खतरनाक है। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कोई भी चीज हमें कोई फॉरवर्ड करता है हम उसको खोल देते हैं। एग्जैक्टली। हम लोग तो चले एक लेमैन है। अभी आपने रिसेंटली पैगासस का स्कैम देखा होगा कि व्हाट्सएप हैक हो गए और हुक्मरानों के, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों के। तो आप इमेजिन करें कि ये किस लेवल तक हैकिंग जा चुकी है। दे कांट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली। इसका सिर्फ एक हल है कि आप प्रिवेंशन और केयरफुल होकर चीज़ों को ओपन करें, चीज़ों को फॉरवर्ड करें और उसको एक्सेस को लिमिटेड करें। इससे आप बच सकते हैं। तो क्या अब जैसे आपने भी बताया कि हमारे पॉलिटिशियंस के भी हैक हो गए, तो फिर क्या हमें करना चाहिए आगे? क्या हमें प्रिवेंशंस लेनी चाहिए कि हम आगे आते हुए वक्त में या जो आगे इस तरह के हैकिंग से हम बच सकें? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी खुली है और बड़ी ओपन है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ है तो इट्स वेरी मच एक्सेसिबल। कोई भी जूनियर लेवल का हैकर, कोई भी इनिशियल स्टार्टर भी आपके फ़ोन को हैक कर सकता है अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो। इसलिए मेक श्योर करें कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी प्राइवेट, एक्सट्रीम प्राइवेट चीज़ इसके अंदर ना रखें। पहली बात, आपके जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं कोशिश करें कि आप उनको अपने फ़ोन के अंदर जो एप्स होती हैं उसके थ्रू यूज़ करें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि बायोमेट्रिक के थ्रू आप लॉगिन करें रादर देन कि आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं हम उसके अंदर सेव कर देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। जब वो सेव हो जाता है तो वो सिस्टम के अंदर ही होता है और वहां से ड्रैग करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा मसला ही ये है, हमें अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, उसको थोड़ी सी वेटेज देनी चाहिए, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको पता तब चलता है जब एक लिमिट से एक्सीड हो चुका होता है। आपके अकाउंट से अभी रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ, उसमें 1 लाख लोगों के अकाउंट से 10 रुपए डेली डिडक्ट हो रहे थे। अच्छा। किसी एक ने भी कंप्लेन नहीं की, जब 10 रुपए उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन 1 लाख में से निकल रहे हैं तो फिर आप देखें जी, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी 30-40 मिलियन का वो स्कैम था। ओके। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और ये जब भी कोई व्हाट्सएप के ऊपर लिंक आए तो आपको मैसेजेस आए थे, आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। यू कांट फोर्स के आप देख तो सकते हैं उसको, बट उसको क्लिक ना करें जब भी। अच्छा, एक और चीज आपने देखी कि यूट्यूब के बड़े लिंक्स आ रहे होते हैं, लोग अपने रिकॉर्डिंग्स या डिफरेंट चीजें भेज रहे होते हैं।
उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसके अंदर भी आपकी जो है स्पूफिंग की जा सकती है। स्पूफिंग बेसिकली एक टर्म है, धोखाधड़ी को स्पूफिंग कहा जाता है, ऑनलाइन जो होती है, उसके थ्रू भी आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। तो आप प्लीज, मैं आवाम को भी यही कहूंगा कि आप जब भी फोन को ऑपरेट करें तो आप उसको अपनी लिमिटेड यूज के लिए करें, हर चीज फोन के थ्रू ना करें। अपने डेस्कटॉप मशीन्स, अपने लैपटॉप्स यूज करें लिंक्स वगैरह ओपन करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए। फोन को लिमिटेड तरीके से यूज करें, स्पेशली व्हाट्सएप, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल हो गया है। ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी एंटी वायरस नहीं है, इनका कोई भी एंटी स्पैम नहीं है, इनको सिर्फ आप रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसिम हम देखते हैं ना कि अब मुझे ये बताइए कि अब एक स्पैम मैसेज आ रहा है तो हम उसको किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्पैम मैसेज है या ओरिजिनल है, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमें वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो हम उनको शऊरी में या लाशऊरी में ओपन कर ही लेते हैं। जी, उसका जो यूआरएल होता है ना, जो एड्रेस होता है, ठीक है, आप वो जरूर काइंडली पढ़ लें। अगर तो उसमें कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर्स लगे होंगे, कुछ ABCD या कुछ इस तरह के अल्फाबेटिक ऑर्डर्स होंगे, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक सस्पिशियस है। ठीक है, अगर वो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये फॉर एग्जांपल मेट्रो का नाम चल रहा है, तो मेट्रो लिखा हुआ अगर कहीं नाम में है तो फिर वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर इवन उसके बाद भी आप देखेंगे, मेक श्योर करें कि क्या पहले मेट्रो आ रहा है, क्या बाकी की चीजें ठीक है, क्या यूआरएल ठीक है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी एल्डर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है इसमें। बिल्कुल, जो यंगर जनरेशन है वो अभी है इसमें एजुकेटेड है, उनको पता है कि क्या चीज फेक है, क्या चीज ओरिजिनल है, बट वो नहीं है। सो उस चीज को ख्याल रखते हुए जब भी आप उनके साथ बैठे तो उनको प्लीज एजुकेट करें कि आपने कोई भी लिंक फॉरवर्ड करना है तो उससे पहले मेक श्योर करना है कि क्या वो ठीक है, क्या वो सही जगह से है। बड़े आपने बिल्कुल सही बात की कि बड़े एजुकेटेड लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एजुकेटेड इन यूजिंग मोबाइल फोन्स। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें अगेन हमारी जो हमारी PTA है, दे शुड बी रनिंग ऑनलाइन कैंपेन्स। लोगों को बताएं, वीडियो मैसेजेस के थ्रू बताएं कि भाई फोन को यूज करने के ये तरीके हैं। अब तो उनको ज्यादा करना चाहिए क्योंकि हुकूमती सतह पर ये चीज चली गई है, उनके हैक्स होने शुरू हो गए हैं व्हाट्सएप या फोन। तो मुझे बताइए आसिम, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इदारे जो हैं वो एथिकल हैकिंग सिखा भी रहे हैं, उसमें डिप्लोमास भी लोगों को दे रहे हैं। तो क्या ये कानूनी तौर पर जायज है और ये एथिकल हैकिंग है क्या? एथिकल हैकिंग बड़ी लिक्रेटिव जॉब है। ठीक है, ये आपकी अगर कोई सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके अंदर से अपने बग्स निकालने होते हैं, उसके अंदर से लूप होल्स निकालने होते हैं। सो वो क्या करते हैं कि एक बंदे को बैठा देते हैं, उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपने हमारे सिस्टम को हैक करना है, अपने सिस्टम को चेक करना है, इसके अंदर से बग्स को निकालना है। सो इसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं एज एथिकल हैकिंग, जिसमें आप उस सिस्टम के अंदर से लूप होल्स को बताते हैं ताकि कोई जो दूसरा हैकर है वो उसको यूज ना करके आपका डाटा इंटरप्रेट, ये फेसबुक कर रहा है और वो बहुत अच्छा खासा पे करते हैं। exactly. पाकिस्तानी है 2-3 जिनको अच्छा खासा पे किया गया। अच्छा। जब उन्होंने बग्स फाइंड किए इसके अंदर, ट्विटर ये कर रहा है। तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी एप्स बनती हैं उसके लिए उन्होंने एथिकल हैकर्स रखे होते हैं जहां पर आपका मैस यूजेज हो, मतलब वो अच्छे अंदाज में और अच्छे तौर पर वो चीज इस्तेमाल करते हैं, वो किसी को गलत इस्तेमाल नहीं करते, उस हैकिंग का ये कह सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा आसिम, हमारे फोन में हमारे पिक्चर्स भी हैं, हमारा कैमरा भी है, या कोई हम नई ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो वो हमें प्रोसेस के लिए एक यस या नो का ऑप्शन मांगते हैं, लोकेशन के लिए और कैमरा के लिए। अगर हम नो करते हैं तो वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग ही नहीं होती। अगर यस करते हैं तो क्या हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी गैलरी, KSS, हर चीज उनके पास चली जाती है? जी बिल्कुल। क्या सिक्योर है? जी कुछ ऐप्स होती है जो डिपेंडेंट होती हैं इस परमिशन से। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इस तरह की ऐप करते हैं जो पिक्चर को फिल्टर करती है तो उसके लिए गैलरी का एक्सेस जरूरी है। सो वो आपसे एक्सेस मांगेंगे, बट आपने मेक श्योर करना है कि आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट ऐप, ठीक है, और जब आप ऐप इंस्टॉल करें तो इसमें मैं फिर आपको दोबारा बताना चाहूंगा, आप उसके कमेंट्स जरूर पढ़ा करें, उसकी रेटिंग जरूर देखा करें कि उसको क्या रेटिंग दी गई है, उसके नीचे क्या कमेंट्स लोगों ने किए हुए हैं, उसका रिव्यू क्या है। ठीक है, हर एक ऐप जो है वो ट्रस्टेबल नहीं होती। एक ही व्हाट्सएप अगर आप प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे तो आपको 10 व्हाट्सएप के आइकॉन्स मिलेंगे। सो बहुत सारे भोले लोग हैं जो कि पहले से ही एक मिलिशियस किस्म की ऐप करके बैठे होते हैं जिसके थ्रू अपना सारा डेटा फेच। अच्छा, एक छोटी सी मैं चीज़ है जो बताना चाहूँगा, इवन पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जब आप, और वो 5,000-6,000 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपका सारा डाटा जो है वो अगले सेंडर को सेंड किया जाता है। अब बाहर की कंट्रीज में ये होता है
पेरेंटल कंट्रोल के लिए कि बच्चों के फोन के साथ रखा जाता है, बट यहाँ पे वो एक डिफरेंट लेवल पे जा चुका हुआ है और ये अब बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। इसलिए अपने फोन को आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ इसको रीसेट करें। आप सिर्फ लिमिटेड जो आपकी यूजेज की एप्स हैं जो वेरीफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं, जिनके ऊपर रेटिंग ऑलमोस्ट 4.5 से ऊपर आती है, उनको इंस्टॉल करें। उनकी कमेंट्स पढ़ें कि किसी ने कुछ इस तरह के कमेंट तो नहीं किए हुए कि ये मलिशियस है या कोई और चीज़ है। और अपनी लोकेशन वंस द ऐप इज इंस्टॉल्ड उसको ऑफ कर दें। ठीक है। और वक्तन फ़वक्तन अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे डाटा कॉपी करके लैपटॉप से किसी हार्ड डिस्क वगैरह में रखें, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कम से कम डाटा हो, आपकी वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी इससे। और दूसरा आसिम, ये भी बहुत कहा जाता है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बचना चाहिए। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है क्या और ये कितना खतरनाक है? ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बेसिकली ये जो सारे हम ऐप्स करते हैं इन्हीं को एक किस्म का थर्ड पार्टी कहा जाता है। और इसमें ये होता है कि आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि ये ऐप ये बिल्कुल क्या वेरीफाइबल है, क्या इसके अंदर कोई हैकिंग नहीं हो सकेगी, क्या इसके थ्रू यूज करने के थ्रू आपका डाटा लीक तो नहीं होगा। अब जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना होता है कि क्या ये सिक्योर है वेबसाइट, क्या इसके ऊपर HTTPS आ रहा है। इसी तरह से जब आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें भी आपने मेक श्योर करना होता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इसको जब लोगों ने यूज किया तो कोई इसके ऊपर बैड कमेंट तो नहीं आया, और इसकी रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया। अच्छा। एक चेक लगा लें कि मिनिमम 200,000 2 लाख 3 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड जरूर किया हो। अच्छा। फिर आप उस मतलब उसकी कितनी रेटिंग आई हो, उसको कितने स्टार्स मिले हो, तो हम उसको मिनिमम 4.5 मिनिमम आउट ऑफ 5। ओके। और मिनिमम 2 लाख से 3 लाख लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हो, फिर आप उसको डाउनलोड करें, चाहे वो जितना भी आपके लिए जरूरी हो। और कोशिश करें कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल काम करना है तो आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करें। अच्छा। हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रैक्स यूज किए जाते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, पावर पॉइंट वगैरह के लिए, इसके लिए। अब उनको शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर तो आपके पास जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी और को दे रहे होते हैं, और एंड ऑफ द डे आपके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। और आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन इज द की। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। जिसके पास इंफॉर्मेशन ही कैन डू एनीथिंग। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी जो भी पर्सनल, प्राइवेट और जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखें। और जैसे आसिम ने भी कहा है कि इंफॉर्मेशन इज अ की, तो मेरे ख्याल से इसलिए ही अब जो हर कोई ना इस की को हासिल करना चाह रहा है और अपने पास रखना चाह रहा है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा, हम आसिम देखते हैं कि यहाँ पर मालियाती फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी सबा हमसे पैसे मांग रही होती है, कभी कोई और लड़की आ जाती है जी हमें लूट करवा दे, कभी किसी के नाम में गाड़ी भी निकल आती है। तो इस तरह के फ्रॉड्स में आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों ने कितने पैसे अपने गवा दिए? मिलियंस में। अच्छा। ये आई थिंक अगर पूरे अब एशिया में देखा है तो पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इसमें। इसके बहुत सारी और स्टेजेस भी हैं, मतलब वो दूसरे लेवल पे चली जाती है, बट हम लोगों ने सिर्फ जो आपके टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं, जो सेलुलर फोन यूज करते हैं SMS के थ्रू, उन्होंने बिलियंस के अंदर पैसे जाया कर बैठे। ये अनफॉर्चुनेट है कि अभी PTA स्टार्ट हुई है लोगों को एजुकेट करना। दे शुड हैव स्टार्टेड इट बिफोर, क्योंकि जब भी आप कोई चीज लेते हैं ना तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पहले देते हैं, बाद में नहीं देते। अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि अच्छा कोई स्पैम मैसेज आए तो मैंने 9,000 के ऊपर SMS करना है। अब लोगों को पता है कि यार कोई इस तरह मैसेज करे मतलब अब लोगों को पता चल गया अब सबा जो है वो सबा नहीं है, वो एक स्पैम है और उसको हम लोगों ने रिप्लाई नहीं देना, ना ही पैसे देने हैं। ठीक है जी, मोहम्मद आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और इस टॉपिक पर डिटेल में गुफ्तगू की है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच चुकी होगी कि आपने किस तरह अपना जो डाटा है उसको सिक्योर करना है और क्या क्या एहतियात आपने लाजमी करनी है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सुबह सुबह का वक्त है और अच्छी अच्छी बातें हमने थोड़ी बहुत कर ली हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं जनाब। महंगाई की कुछ बात कर ली, मौसम की, तो मैं आप लोगों को अक्सर ये कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की जो वो कमी नहीं है, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है उस वसाइल की और टैलेंट की कदर करने की। पाकिस्तान में ऐसा बेशुमार टैलेंट मौजूद है जो सिर्फ एक मौके का मुंतज़िर है। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे ही बासलाहियत नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो इंतहाई बाकमाल आर्टिस्ट और पेंटर हैं।
वो ऐसी 3D पेंटिंग्स बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ज़मीन पर 3D पेंटिंग्स ऐसे खूबसूरत अंदाज में ड्रॉ करते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये महज एक आर्ट वर्क है। उन्हें ये ख्याल कैसे आया, वो कितनी देर से ये काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा हैं जो 3D आर्टिस्ट हैं। अहमद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। अहमद, सबसे पहले तो हमें अपने इस सफ़र के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्ट किया, इसके पीछे का विजन क्या था, शौक था आपको पेंटिंग्स करने का? मुझे शौक था क्योंकि मेरी जो वालदा है, मेरे बाबा नहीं थे, 2 साल का था मैं, तो मेरी अम्मी को जो है ना डाइवोर्स हुआ था, और उसके बाद जो है ना वो हमें कपड़े सिलाई करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करती थी, हमें पालती और सारा कुछ करती थी। बचपन में तकरीबन 2006 के अंदर मैंने कैलीग्राफी जो है ना वो मुझे शौक था, तो वहाँ से स्टार्ट किया। और कैलीग्राफी के बाद मैंने जो है डिज़ाइनिंग और फाइन आर्ट में भी गया। होता ये था कि कई दफ़ा मेरे पास फीस नहीं थी होती, कई दफ़ा मैं रो के वापस भी आ जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा फीसेस जो है ना चार्ज करते थे। तो फिर 2010 में मेरे एक दोस्त ने मुझे तकरीबन एक आर्ट दिखाई जो कि फ्लोर के ऊपर बनी हुई थी, और मैं बड़ा हैरान हुआ। फोटोशॉप के अंदर मैंने समझा कि शायद वो बनी हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये जो आर्ट है ये तो फोटोशॉप है। हाँ। तो वो कहते हैं नहीं। वो फिर मैंने एक वीडियो देखी तब यूट्यूब के ऊपर ना, उन्होंने टाइम लैप्स बनाया हुआ था। अच्छा। तो वीडियो से मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई में ये आर्ट है। अच्छा। तो वो एक आर्टिस्ट है, अमेरिकन आर्टिस्ट ट्रेसी, उनके साथ वो बना रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में मैं पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करता था, और क्योंकि फाइन आर्ट में पहले कर चुका था, रूल्स पता थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसका पर्सपेक्टिव और ये चीजें सारी पता थी। तो बाद में फिर 2012 में मैंने जो है वो फ्लोर के ऊपर अप्लाई किया 3D आर्ट को। तो अहमद, आपने जैसे बताया कि आपने फाइन आर्ट्स भी किया है, आपने ये सारी चीज़ें की हैं। पेंटिंग्स एक अलग चीज़ है, फाइन आर्ट में आपको हर चीज़ सिखाई जाती है। तो कभी लोगों की तरफ से तनकीद नहीं आई कि ये तो लड़कियों की फील्ड है, ये लड़कियां सीखती हैं ज़्यादा? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं कि ये लड़कियों की फील्ड है और इस तरह से। लेकिन मुझे एक ना शौक था कि मैं कर सकता हूँ ये काम करके। अब ये जो चीज़ है ये अटैच होती है आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी जितनी ग्राफिक्स हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये इंडस्ट्री जो है उसके साथ अटैच होती है। लाइक स्टोरी बोर्डिंग, फिर उसके बाद स्केचिंग, एनिमेशन के अंदर यूज होती है। तो मैंने फिर इस वजह से, क्योंकि मैं कैरेक्टर डिजाइनिंग के ऊपर भी काम कर रहा था, तो बहुत कम लोगों को पता मैं वो उस काम में भी हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से फिर। तो ये सीखा कैसे आपने? क्या यूट्यूब से वीडियोस कर के देख कर सीखा, या प्रॉपर ट्रेनिंग ली है आपने किसी से अहमद? नहीं, यूट्यूब से जब मैं कर रहा था तब तो यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। और अच्छा। 3D आर्ट का पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है। प्रॉपर क्या, बल्कि है ही नहीं उसकी ना ट्रेनिंग। तो इसमें ये होता है कि आपको जब रूल्स आते हैं और कुछ इसमें टेक्निक्स होती हैं, इसका डिस्टॉर्शन होता है, उसको हमने देखना होता है मैथमेटिकली, उसको हम डिजाइन करके एग्जैजरेट करके तो उसको फिर अप्लाई करते हैं। इसमें ये भी हुआ है कि मैंने अपनी 74 to 75 पेंटिंग्स भी एक दफा आया था कि मैंने जला दी थी। इसी रीजन से जलाने की क्या वजह बनी? वो रीजन ये था कि जाहिर सी बात है कि क्योंकि मैं चाहता था कोई अर्निंग सोर्स इससे मिले मुझे, लेकिन वो नहीं थी होती ना कुछ भी। अच्छा। तो ये तकरीबन 2014 की बात है। उसके बाद फिर मुझे कुछ जगह पे इनवाइट किया गया, फिर मुझे वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिली कि नहीं यार मुझे करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 2016 में जो है एक मुझे इनविटेशन भी मिला यूएसए से। सारासोटा एक फेस्टिवल होता है। अच्छा। यूएसए में, लेकिन वहां पे भी नहीं मैं जा सका क्योंकि वीजे का मसला था। लेकिन वो फिर कदम रोक तो नहीं ना सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2017 में मैंने पाकिस्तान की लार्जेस्ट 3D आर्ट बनाई थी। ठीक है। उसके बाद 2018 में दुबई के अंदर दुबई किंग जो हैं, अच्छा। शेख मोहम्मद, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वर्ल्ड के जो 19 3D स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं टॉप के, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें इनवाइट किया था। तो वहाँ पे मैंने उनके साथ काम किया जिनको मैंने देख के स्टार्ट किया था। ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा वहाँ पर जाके उनके साथ काम करने का? मेरा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और मुझे जाती तौर पे इतना जबरदस्त लगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि क्योंकि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ था यहाँ पे, तो हर एक को पता लगता था ये पाकिस्तानी है।
तो जो मेरे नाम के साथ पाकिस्तान लिखा हुआ था ना वहाँ पे, या कोई बोलता था, तो एक तो वो बड़ी खुशी होती थी। दूसरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का इमेज जो है वो दिखाया। वो बात की बात है कि वो यहाँ पे एक्सपोजर मिलना आर्ट के अंदर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अहमद उसके आपको अलावा ये था, हाँ, इसके अलावा ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप अपनी पेंटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप डिस्प्ले करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौका एजाज मिला था कि ऐसा पाकिस्तानी के जिसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3D पेंटिंग लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह PBR रिकॉर्ड होल्डर भी, यानी कि पाकिस्तानी फर्स्ट 3D स्ट्रीट आर्टिस्ट के वो भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, जो कि 2012 में मैंने पहली दफा पाकिस्तान की पहली 3D आर्ट बनाई। तो इतना टैलेंट है आपके अंदर मौजूद, और मैं अक्सर अपने शो पर कहती भी रहती हूँ कि हमारे पास बेतहाशा टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, सिर्फ उन्हें एक प्लेटफॉर्म की कमी दरकार होती है, पेश आती है, या फिर उनके जो स्किल्स हैं उन्हें पॉलिश नहीं किया जाता। तो आपको क्या लगता है हमें इस पे कितना काम करने की ज़रूरत है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा टैलेंट है आर्ट के अंदर, तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि आर्ट को पाकिस्तान के अंदर लेके आए। बच्चे बड़े, मतलब ऐसे लोग हैं कि जो आर्ट करके बहुत खुशी, हैप्पीनेस फील करते हैं, बड़ा आराम से उसके अंदर लगे रहते हैं। दूसरा ये है कि जितनी आर्ट के अंदर आप फ्रीलांसिंग ले लें या कोई ऐसा शोबा ले ले, आपको आर्ट वहाँ पे नजर आएगी। इवन के डॉक्टर भी ले लें तो उनकी जो मेडिकल है उसके अंदर आपको एनाटॉमी, स्ट्रक्चर और ये चीजें नजर आएंगी। अगर आप आर्मी में ले लें तो आर्मी के अंदर भी आपको मतलब कोई भी शोबा ले लें उसमें आर्ट आपको नजर आएगी। और आर्ट का बहुत इसके साथ ताल्लुक है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीजें करवाए। आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, दुबई है, जर्मनी है, जर्मनी से मुझे 3 दफा मिल चुका है, लेकिन वीजे का मसला यहाँ से होता है। तो जर्मनी है या कोई और मुल्क है, आप वहाँ पे देखें कि लोगों ने म्यूरल्स बनवाए होते हैं, लोग गुजरते हैं वहां से, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और उनको खुशी होती है वो देख के, और वो सीखते हैं चीजों को देख के, और वो जो चीजें विजुअलाइज करके बनाई जाती हैं उनसे लोग देख के खुश होते हैं उन चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही है। और अहमद, अगर जो हमारे देखने वाले हैं बच्चे या कोई नौजवान है, अगर उन्होंने आपसे सीखना हो ये 3D आर्ट, तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स हैं मेरे, वहाँ पे आ सकते हैं। यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को टीच करूँ। उसके अलावा इंडिया के मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, और मतलब उनको सिखा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी चीजें सीख रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमें सबसे पहले अपनी जो स्किल्स होती है ना, उनकी रिस्पेक्ट करना हमें सबसे पहले आना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, करते हैं, ये हर जगह पे। लेकिन ये है कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब यूट्यूब के जरिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया के, उनके जरिए लोगों को इंशाल्लाह काफी सारी डिजिटल आर्ट है और काफी सारी आर्ट है, इंशाल्लाह उसके ऊपर लोगों को जरूर मैं सिखाऊंगा। तो अहमद, कितना वक्त लगता है आपको एक 3D ये आर्ट बनाते हुए, कोई चीज बनाते हुए? अच्छा, पहले तो सबसे पहले इसका ना विजुअलाइज करना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, बैक पे मतलब किस तरीके का थीम होगा। उसके बाद उसको पेपर पे मैं स्केच करता हूँ कि ये चीज होगी। उसके बाद उसको कंप्यूटर के अंदर डिजाइन करता हूँ प्रॉपर कि ये चीज ऐसी होगी, और डिजिटलाइज करके फिर उसको देखता हूँ। फिर उसके मैथमेटिकली जो उसको 3D फॉर्म के अंदर डिस्टॉर्शन, एग्जैजरेट करना, या उसको प्रॉपर उसके ऊपर अप्लाई करना है और वो लगे कि ये चीज पड़ी हुई है या वहाँ पे मौजूद है, तो वो उसके मुताबिक फिर उसको मैथमेटिकली हम उसकी वो सेटिंग करके उसके ऊपर फिर वर्किंग करते हैं। और आफ्टर जो ये वर्क है उसके बाद फिर तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है अगर प्रॉपर एक 3D आर्ट के ऊपर काम किया जाए, जो जिसके अंदर रियलिज्म भी आए। और कई दफा होता है कि कई प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर 1 मंथ भी लग सकता है। आप जितना उसके अंदर रियलिज्म में काम कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है कि ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप के 3D आर्टिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई होती है कि उन जैसा भी काम करें, और कोशिश होती है बढ़ के काम करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी किसी चीज में पीछे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अहमद, आप ये अकेले सारा काम करते हो या आपकी पूरी टीम है आपके साथ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इंडिविजुअली इसको कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे लोग भी होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ काम करते होंगे, उनको सिखाऊंगा भी और उनको
साथ लेके। बिल्कुल ऐसे ही है अहमद, बेस्ट विशेस हैं आपके साथ हमारी, और इसी तरह आप काम करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और इसी तरह इन्वेंशंस लेकर आते रहे इन 3D में भी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने अपने काम के बारे में हमें डिटेल में बताया है। अहमद रजा हमारे साथ मौजूद थे, 3D आर्टिस्ट कह लें, पाकिस्तान के पहले 3D आर्टिस्ट हैं और इनको एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं और पाकिस्तान से बाहर भी काम ये अपना दिखा चुके। जनाब मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।